जय हिंद। आज बात करेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। हम लोग एंसेंट हिस्ट्री की ओर चल रहे हैं, तो उसके क्या क्या स्रोत हैं, किन किन चीज़ों से उनके बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्रोत होता क्या है। देखिए, इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके वर्तमान में जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए धरती के अंदर दबे हुए या किसी किसी पुस्तकों में या किसी लकड़ियों पे, पत्थरों पे, गुफाओं में जो कुछ लिखा हुआ या कुछ मिलता है, उसी के आधार पर इतिहास का लेखन कार्य किया जाता है। तो उसी को स्रोत कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत, एक होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने बिल्कुल दिखता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में हमें किसी पुस्तकों के माध्यम से या किसी अभिलेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पर स्रोत की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्रोत है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो वेद है। तो वेद का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है, और वेद की संख्या 4 है, पता ही होगा 4 होता है। ऋग्वेद सबसे पहला है, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है? तो आज का जो सिंधु नदी है उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब भारत का पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र जो है, इन सभी को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा करते थे। हालांकि वेद के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के समय में, लेकिन अभी यहाँ पर केवल स्रोत को देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 श्लोक है। इसको 1017 और 11 यानी एक है बालखिल श्लोक और 11 अलग श्लोक आते हैं। टोटल 1028 श्लोकों की संख्या है। और इसी 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। सेकंड वेद आता है यजुर्वेद। जो यजुवध है, वर्ड है, इसका मतलब होता है यज्ञ, अर्थात इसमें यज्ञ के नियम, यज्ञ के विधि की चर्चा है। यह गद्य और पद्य अर्थात कविता वाले रूप और कहानी वाले गद्य कहते हैं, कविता वाले को पद्य कहते हैं। तो इन दोनों रूप में इसकी रचना किया गया है। थर्ड है सामवेद। साम का अर्थ होता है गीति, अर्थात यह संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का स्रोत सामवेद को ही माना गया है, क्योंकि यहीं से संगीत का शुरुआत माना जाता है। हम जो 7 सरगम की बात करते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, उसका शुरुआत सामवेद से ही माना गया है। थर्ड है फोर्थ है अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है जादू। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास आदि का उल्लेख है। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद में जादू टोना, अंधविश्वास का उल्लेख है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। तो ये अंतिम वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद ही है। तो ये सबसे पहला वेद हो गया। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ? तो वेद की जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन थी। वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो आज के मानव के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण कहते हैं। इसकी संख्या 7 है, और ब्राह्मण की संख्या 7 है। नेक्स्ट है आरण्यक। तो आरण्यक एक दार्शनिक ग्रंथ है। आरण्य का मतलब होता है जंगल, अर्थात वैसे साहित्य जो जंगलों में लिखे गए थे ऋषि मुनियों के द्वारा, उसको आरण्यक कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का मार्ग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? तो जैसे जब वेद का अध्ययन लोगों ने किया, उनके बारे में आत्मा, परमेश्वर, ईश्वर जैसे शब्दों का ज्ञान हुआ, तो लोगों के मन में ये बात आई कि आत्मा क्या होता है, इंसान के मरने के बाद क्या होता है, कोई जीवन होता है कि नहीं होता है। तो उन सभी की जानकारी के लिए लिखा गया उपनिषद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे उसी को कहा गया उपनिषद। तो भारतीय दर्शन का स्रोत उपनिषद ही है। इसकी संख्या 108 है, संख्या रखेंगे ध्यान में। वेदों को उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, कारण कि वेद अंत, अर्थात इसको वेदों का अंतिम भाग कहते हैं, इसलिए इसका नाम वेदांत भी है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग, अर्थात वेदों का अर्थ समझने, उसकी सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग लिखा गया था। इसकी संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। नेक्स्ट है सूत्र।
सूत्र क्या होता है? तो यज्ञों को विधा मतलब नियम का जो संक्षेप में व्यवस्थित रूप से लिखने का जो तरीका हुआ है उसी को सूत्र कहते हैं। मतलब वेदों को अच्छे तरीके से समझाने के तरीके से लिखने की प्रक्रिया को सूत्र कहते हैं। संख्या 4 है इसकी। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। जो शुल्ब सूत्र है यहीं से ज्यामिति अर्थात जो गणित में ज्यामिति पढ़ते हैं उसका स्रोत शुल्ब सूत्र को ही माना गया है। नेक्स्ट है पुराण। पुराण क्या है? तो प्राचीन व्याख्या संयुक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। अर्थात प्राचीन काल में जो वेदों को पूरा व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है समझने के लिए, उसी को पुराण कहते हैं। इसके रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि। 2 ऋषि माने गए हैं, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा पुराण के रचयिता माने गए हैं। इसकी संख्या 18 है। इनमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें बुद्ध को नव अवतार माना गया है और 10 अवतार होना शेष है, जिसे कहा जाता है कि कल्कि इनका नाम है, जो अभी नहीं हुआ है। ठीक है। आगे है षड दर्शन। षड मतलब होता है 6, अर्थात यह आत्मा जीवन मृत्यु से संबंधित है। संख्या 6 है, नाम स्पष्ट है। 6 है दर्शन। कौन कौन से? सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि। नेक्स्ट है एक दर्शन वैशेषिक कनाद। देखिए बीपीसी पूछा हुआ है कि किस दर्शन में रसायन शास्त्र का सबसे आरंभिक स्रोत मिलता है? तो कनाद ऋषि के द्वारा जो दर्शन दिया गया जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन, इसी में सबसे पहली बार परमाणु का उल्लेख किया गया है। तो ये कनाद हो जाएगा, क्वेश्चन बीपीसी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, इसी को व्यास भी कहते हैं। तो 6 दर्शन, इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट रामायण। तो रामायण का जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि थे। इनकी संख्या, श्लोकों की संख्या 24,000 है, इसलिए इसको चतुर्विद संहिता भी कहा जाता है रामायण को। नेक्स्ट है महाभारत। इसकी रचना महर्षि व्यास ने किया था। इसकी संख्या 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसको शस्त्र सहर्षि संहिता भी कहते हैं। तो महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं और गीता महाभारत का ही एक भाग है। नेक्स्ट स्मृति। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, जिसकी रचना महर्षि मनु ने किया था, सबसे प्राचीन है। उसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति है। आगे है बौद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध साहित्य में मुख्यतः पीटक है। इसमें त्रिपीटक नाम आता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक क्या है? यह बुद्ध के संघ संबंधी नियम को बताता है। इसकी रचना महर्षि उपाली ने किया था, जो कि बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। इसको लिखा बुद्ध के शिष्य आनंद ने। और अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। इसको मेगुलिपित्तिस, जो कि अशोक के काल में तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय इसका रचना किया गया था। कुछ अन्य बौद्ध साहित्य है जिसमें अंगुत्तर निकाय है। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पहली बार इसी में इस जनपद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जैन साहित्य। इसको आगम कहते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, वैसे जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसमें कुछ साहित्य का नाम दिया है, जैसे वशिष्ठ पर्वन है, आवश्यक सूत्र है, आचरांग सूत्र है, भौतिक सूत्र है, ये सब प्रमुख है। इसमें एक कल्प सूत्र है, इसको लिखा था भद्रबाहु ने। और एक है भौतिक सूत्र, इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो प्रश्न पूछता है किस जैन साहित्य में 16 जनपदों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा भौतिक सूत्र। और किस बौद्ध साहित्य में उल्लेख है? तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। एक साहित्य है 14 पूर्व, नाम ही है इसका 14 पूर्व। यह सबसे प्राचीन जैन साहित्य, सबसे पुराना जैन साहित्य 14 पूर्व ही है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। कुछ अन्य पुस्तक की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र, इसको लिखा चाणक्य ने, इसी का नाम कौटिल्य, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। और यह भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ माना जाता है, भारत ने विश्व का। और इसका विषय है राज व्यवस्था और शासन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो ये राज व्यवस्था और शासन इसका विषय है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। इसके लिखा था पाणिनि ने। ठीक है, ये संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसको लिखा था पाणिनि ने। नेक्स्ट है वार्तिक। यह भी एक पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। इसके जो रचयिता है वो कात्यायन ऋषि है। कुछ अन्य साहित्य के बारे में लिखा गया, जैसे देखिए महाभाष्य, इसको लिखा पतंजलि ने। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम, इसको लिखा कालिदास ने। बुद्ध चरित्र, इसको अश्वघोष ने लिखा। मुद्राक्षस विशाखदत्त ने। मिच्छकटिकम शूद्रक ने। रत्नावली नागानंद प्रदर्शिका, ये तीन लिखा था हर्षवर्धन ने।
हर्षचरित लिखा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के समय एक मुख्य कवि थे उनके। विक्रमांक देवचरित विल्हन ने, उसके अलावा राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा था। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए, इसको आप देख लेंगे। इनमें से अष्टाध्यायी है, नीतिसार है। नीतिसार गुप्त काल में, जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा मौर्य काल में, वैसे ही गुप्त काल में नीतिसार को लिखा था कामंडक ने। उसके बाद पृथ्वीराज रासो है, इसको लिखा चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय, इसको लिखा जैनक ने। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, उसके लेखक का नाम दिया, उसको एक बार देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगाज कोई से प्राप्त हुआ है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न पूछता है कि सबसे पहला वैदिक साहित्य का अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बुगाज कोई, जो कि मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से मिला है। नेक्स्ट है उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा उदयगिरी पहाड़ी, उड़ीसा के जो शहर भुवनेश्वर, वहाँ से मिलता है। यहाँ पर कलिंग के शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी में कहा गया है कि कलिंग की जनसंख्या 35,000 थी। तो एक जनसंख्या का स्रोत भी ये प्राप्त हो जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है जूनागढ़ का अभिलेख। इसी को हम लोग रुद्रदामन का अभिलेख भी कहते हैं। इसी से हमें स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है। साथ ही इसी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख यह जूनागढ़ अभिलेख ही था, जो कि गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि गिरनार पहाड़ी पे अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त के प्रशंसा के बारे में है। इसमें विजय, उसकी नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख के आधार पर इतिहासकार विंसेंट आर्थर ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हेलोडोरस का बेस नगर अभिलेख। तो ये भागवत धर्म को बारे में बताने वाला पहला अभिलेख है। इसी को गरुड़ स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। इसी में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। ये है समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ आलेख। ये गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है। यह लोहे का 7 मीटर ऊंचा एक पिलर है, जो कि आज तक जंग नहीं लगा। इसमें गरुड़ का चित्र अंकित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि गुप्त काल के शासक विष्णु को मानते थे। नेक्स्ट है भीलसड़ अभिलेख। यह कुमारगुप्त फर्स्ट का है। इसमें गुप्त सम्राटों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में है, और इसमें बताता है स्कंदगुप्त की भारत में अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो हूण आक्रमण हो सकते हैं। इसी में उन्होंने बताया कि उन्होंने वीरतापूर्वक हूण को पराजित कर दिया है। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। इसमें यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी पहली बार इसी अभिलेख से मिलती है, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट एक और अभिलेख एरन से, जो कि बुद्धगुप्त के है। इसमें मध्य प्रदेश के चतुर्भुजी भगवान विष्णु का प्रमाण मिलता है, मतलब 4 भुजा 4 सिर इनके मूर्तियों में थे। नेक्स्ट है कि जिन सिक्कों में केवल आकृतियां होती है उनको पंचमार्क सिक्का कहते हैं। जैसे आज मोहर होता है, उस समय पंचमार्क होते थे, तो मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के ही होते थे। इसको आहत सिक्का भी कहते हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने जारी किए थे। उनके सिक्कों में सोने की मात्रा करीब 90% तक होती थी। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने जारी किया था। जबकि सोने के सबसे अधिक मात्रा में सिक्का जारी किया गुप्त काल के शासकों ने। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के शुरू किए थे। शीशा मतलब कांच नहीं, बल्कि शीशा मतलब लेड, पीबी इसका संकेत होता है, तो लेड को शीशा कहते हैं। तो सातवाहन ने सबसे पहले शीशा का सिक्का जारी किया था। अरिकमेडु जो कि पांडिचेरी में है, यहाँ से भारत और रोम के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। अरिकमेडु ध्यान रखेंगे, जहाँ से पांडिचेरी में है, यह भारत और रोम के बारे में व्यापार को बताता है प्राचीन काल में। नेक्स्ट है मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। जब कुषाण शासक आए थे, विम कटफिसस के संस्थापक कुजुल कटफिसस, तो उस समय से मूर्तियों का आरंभ होता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। उसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। 305 BC में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस हार गया था। उसी के बदले में मेगास्थनीज भारत आया था राजदूत बनकर। इसकी पुस्तक इंडिका है, मौर्य काल में आया था ये। नेक्स्ट है फाहयान। ये चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त सेकंड, इसी का नाम विक्रमादित्य है, उनके काल में भारत आया था। करीब 15 वर्ष भारत रहा। इसकी रचना है फू क्यों की। देखिए, एक है सी यू की, जो आगे बताना है। फाहयान, फ से फाहयान, फ से फू क्यों की, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हर्ष हेनसांग। तो हेनसांग आया था हर्ष के दरबार में। 629 से 43 तक रहा था। इसने नालंदा जो नालंदा में था विश्वविद्यालय, वहाँ पे अध्ययन में किया था। उस समय यहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। इसकी रचना है सी यू की।
फेंगसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इतसिंग भी चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में भारत आया था। डाइमेकस जो शासक था सीरिया का, वह एंटियोकस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस अशोक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है पेरिप्लस द एरिथ्रियन सी, ये बीपीएससी पूछा हुआ है। इसमें लाल सागर का विवरण, इसका मतलब है लाल सागर का विवरण। ये पुस्तक है, हालांकि इसके लेखक अज्ञात है। क्वेश्चन शायद 64th में शायद पूछा हुआ है, इसके लेखक अज्ञात है, वहाँ ऑप्शन ई था। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है ज्योग्राफी। एक लेखक है प्लिनी, इन्होंने पुस्तक लिखा जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अलबेरुनी एक अरबी लेखक है जो कि महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। इसकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसी का नाम किताब उल हिंद भी कहते हैं, जो गजनवी के साथ भारत आया था और सोमनाथ मंदिर के बारे में बताता है वो। इसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद, इसी का नाम किताब उल हिंद भी कह सकते हैं। सबसे पहला सोना का सिक्का विम कटफिस ने शुरू किया था, जो कि कुषाण वंश का शासक था विम कटफिसस। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। इसमें हो सकते हैं कन्फ्यूज, खरोष्ठी पूछा हुआ है कि कैसे लिखते हैं। देखिए ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, तो ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, खरोष्ठी जस्ट उल्टा समझ लीजिए। तो ये दोनों अलग अलग लिपियां हैं जो उस समय लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड एपिग्राफी, अभिलेखों के स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। सिक्का के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स, इसी को मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। अभिलेख तथा प्राचीन दस्तावेजों का तिथि का अध्ययन करते हैं पेलियोग्राफी माध्यम से, यानी जो प्राचीन दस्तावेज है या अभिलेख है उसके अध्ययन के लिए एक विधि है जिसका नाम है पेलियोग्राफी। भारतीय मुद्रा शास्त्र मतलब न्यूमिस्मेटिक का जनक जेम्स प्रिंसेप को है। आपको पता होगा कि 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख का पढ़ने का सफल प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। शवों के ऊपर रखे जाने वाले बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहते हैं। ये जब प्राचीन काल में लोग मरते थे तो शवों के ऊपर बड़े पत्थर रखा करते थे, उसी को कहते हैं मेगालिथ। तो इतना ही, आशा करते समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक